स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे बोरिंग का सबसे स्कोरिंग यूनिट ऑफ यूनिट पेपर 1। सो आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है, प्लस इसमें पीवाईक्यूज जो आते हैं, एमसीक्यूज, मेमोरी ट्रिक्स और सब कुछ ऐड किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हायर एजुकेशन में हमें पढ़ना क्या है, हायर एजुकेशन होता क्या है। ठीक है, एमएचआरडी की डेफिनेशन गिवन है। एजुकेशन आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो भी होती है, या फिर 10 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो यूजुअली 3 ईयर्स बाद होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, पीएचडी, एमफिल, पीजी, यूजी, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एनी सिस्टम, ये सब किसमें आते हैं, हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और रिसर्च लेवल। जिसके लिए आप लोग फाइट कर रहे हैं पीएचडी के लिए, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है। टर्शियरी एजुकेशन इज इक्वल्स टू हायर एजुकेशन, ये ध्यान रखना, प्लस वोकेशनल एजुकेशन। अब क्वेश्चन आ जाता है, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। वोकेशनल एजुकेशन वो होता है जो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिशनल कोर्सेज, एडिशनल हॉबी से रिलेटेड या एडिशनल कुछ ऐसे स्किल्स सीखना, वो वोकेशनल एजुकेशन होती है। ठीक है, और एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट जो है अपने 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था। ठीक है, और टारगेट क्या है हमारा, 25% है, करेंटली इसका 26% है। ओके, और अब हम एंशियंट एजुकेशन जो है उसके बारे में, और बुद्धिस्ट और वैदिक में दो में डिवाइडेड है, वो हम पढ़ते हैं क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। वैदिक एजुकेशन जो है संस्कृत मीडियम में बताया गया था। इसका नॉलेज क्या है, परा विद्या, मतलब कि हायर और स्पिरिचुअल है। अपरा विद्या भी होती है जो सेकुलर होती है। हम बोलते हैं ना, ये तो परे है, परे मतलब बहुत ऊपर जाके बात करता है, मतलब बहुत हायर लेवल ऑफ उसकी बातें हैं, तो दैट इज परा विद्या। एक होती है अपरा विद्या जो सेकुलर है, जो हमें सिखाया गया है। ठीक है, रूल्स पे बेसिस पे प्रोसेस होता है इसका, श्रवण, मनन और निध्यासना। ठीक है, वैदिक एजुकेशन में जो प्रोसेस है एजुकेशन को पाने का होता है श्रवण, मन एंड निध्यासना। श्रवण मतलब सुन के, फिर मन में लाके, फिर निध्यासन। ओके, एडमिशन कैसा होता है, उपन्यास सेरेमनी होती है, एज 8 to 12 एज में लगभग एडमिशन होता है वैदिक एजुकेशन के टाइम पे। और एजुकेशन क्या होती थी, पहले फ्री होती थी, रेजिडेंशियल गुरुकुल सिस्टम होता था। याद रखना, एक एक पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, सारे कीवर्ड्स एंड सब कुछ मैंने ऐड किया है, तो मेक श्योर कि आप इसमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो समझो और याद करो। ठीक है, और क्वेश्चंस इसी में से बनने के चांसेस है, तो क्योंकि सिलेबस अभी तक इतना ही कवर किया गया है यूजीसी के तहत। वुमेन स्कॉलर्स क्या बोलती है, मैत्री एंड गार्गी जो थी, ब्रह्मवादिनी थी, जो जिन्होंने वैदिक एजुकेशन में बहुत ज्यादा उन्होंने लिया था। और 4 वेदास है हमारे। ठीक है, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखना, ऋग्वेद क्या है, सबसे अर्लीस्ट है, जिसमें 1028 हिम्स है। तो ये सारे कीवर्ड्स है, मेमोरी ट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें देखो देखो क्या दे रखा है, श्रवण मतलब सुनना, मन, मना मतलब थिंक, मतलब सोचना, उसको सुन के समझना, और निध्यासन मतलब कॉम्प्रिहेंड करना। कॉम्प्रिहेंड मतलब उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना उस नॉलेज को। अब ये क्या हो गई, हमारी वैदिक एजुकेशन हो गई। आई थिंक इसमें जो चीजें हैं वो आपको सारी कवर हो गई होगी, क्योंकि हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं पीपीटी में, हम ये चाहते हैं कि जेआरएफ आपका हो। क्यों, क्योंकि इसमें सारे कीवर्ड्स ऐड हो रखे हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन मीडियम क्या थी, पाली लैंग्वेज थी। इसकी एजुकेशन 8 की एज में शुरू होता है, जिसको प्रभाज्या बोलते हैं। ठीक है, श्रमण के टाइम, श्रमण से शुरू होता है। स्टूडेंट जो है येलो रोब पहनते थे उस वक्त। ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन में 3 पिटाकास होते हैं, सुता, विनया और अभिधमा। ठीक है, याद रखना, एक एक चीज याद रखना। ओपन टू ऑल कास्ट था ये। और नालंदा और तक्षशिला जो थी वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी, जहां भी ये बुद्धिस्ट एजुकेशन चलती थी। नॉलेज मेथड्स कैसे थे, मतलब कैसे सिखाया जाता था, स्टोरी टेलिंग और क्वेश्चन एंड आंसर और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके भी सिखाया जाता था। मतलब कि स्टोरीज वगैरह सुना के, क्वेश्चन आंसर पूछ के, ये सब चीजों के थ्रू सिखाया जाता था। और वहां पे क्या थे, 64 प्रोफेशंस और आर्ट्स बताए गए, वोकेशनल मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर जो हम चीजें सीखते हैं, अलग अलग प्रोफेशन जिन पे सीखते हैं, वो 64 प्रोफेशंस और आर्ट्स जो इस बुद्धिस्ट एजुकेशन में मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंशियंट यूनिवर्सिटीज कौन सी थी इंडिया की। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि ये पीवाईक्यू में बहुत बार आता है, तो एक बार अच्छे से समझना। तो तक्षशिला जो थी 7th सेंचुरी बीसी में इसका एस्टेब्लिशमेंट था, वर्ल्ड की फर्स्ट सेंचुरी थी। ब्रह्मानिकल एजुकेशनल सेंटर भी बोला जाता है इसको। ये मेडिसिन, मिलिट्री और अर्थशास्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, इनके जो लोग थे जो यहाँ पे पढ़े थे, वो पाणिनि, कौटिल्य और चारका। ठीक है, ये 3 मेजर पीपल थे जिन्होंने तक्षशिला से एजुकेशन प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट हम आते हैं नालंदा, बिहार बोल सकते हैं हम। ठीक है, नालंदा, सॉरी, पहले विक्रमशिला हम लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। 8th सेंचुरी में ये धर्मपाला ने
क्या है, इसको एस्टेब्लिश किया था। ये किसके लिए फेमस है? तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए फेमस है। यहाँ पे 108 स्कॉलर्स पढ़े थे एक बार में एज एन आचार्य, जिनको आचार्य बोलते हैं, वो ऐसे 108 स्कॉलर्स यहाँ से उस वक्त पढ़ाई करके निकले थे। बट बीच में ही बख्तियार खिलजी ने 120 सीई में क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये चीजें थोड़ी सी मेमोरेबल है, बट मैं ये चाहती हूँ अगर इस पीपीटी को आप एक दो बार पढ़ के कवर कर लें, पूरे नोट्स बन जाए, तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं इसमें, बट थोड़े मेमोरेबल आते हैं। ठीक है, रट्टा विद्या पे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। नालंदा बिहार में क्या है, ये इतने टाइम के लिए चला था, बुद्धिस्ट सेंटर है ये भी। 10,000 प्लस मोंक्स, 1500 प्लस टीचर्स, 8,000 प्लस 8,500 वहां पे स्टूडेंट्स थे। ठीक है, इतने ज्यादा वहां पे पढ़ाने वाले भी थे, पढ़ने वाले भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। मॉन्क्स होते साधु संत। ठीक है, नालंदा बिहार में बहुत ज्यादा साधु संत थे। मिनिमम एज इसमें एडमिशन के लिए 20 के एज होने के बाद में ही एडमिशन, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए था। यहाँ पे क्या थी, 9 तल्ला की एक क्या थी, 9 स्टोरी बिल्डिंग, 9 तल्ला की लाइब्रेरी थी, जिसको रत्ना सागर लाइब्रेरी भी कहा जाता है, याद रखना। अब जो वल्लभी एजुकेशन सेंटर था वो क्या था, नालंदा का ही ग्लोरियस था। नालंदा के जितना ही वो भी ग्लोरियस था वेस्टर्न इंडिया में। ये हिमालयन बुद्धिस्ट सेंटर है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स, लॉ और मेडिसिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 12th सेंचुरी तक ही चली थी ये वल्लभी जो थी। ठीक है, हम ये चीज याद रखना। तक्षशिला क्या है, सबसे ओल्डेस्ट। नालंदा क्या है, मोस्ट फेमस। ठीक है, विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए है, और वल्लभी जो है हिनायान बुद्धिज्म के लिए है। ठीक है, याद रखना ये सारी चीजें। वल्लभी क्या है, हिनायान बुद्धिज्म के लिए। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन देख लेते हैं, कैसे कैसे एक एक एजुकेशन का सिस्टम है जो अपने इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था। तो ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले राधा कृष्ण कमीशन सेटअप हुआ था यूजीसी के तहत। ठीक है, और उस वक्त क्या हुआ था, रूरल यूनिवर्सिटीज पे फोकस किया गया था। राधा कृष्ण कमीशन आए थे 1948 में। ठीक है, उन्होंने यूजीसी को सेटअप किया गया था। ठीक है, और 1964-66 के टाइम पे कोठारी कमीशन आया था, जिनका मेन फोकस था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट का। ठीक है, 3 ईयर डिग्री ही इन्होंने स्टेब्लिश की थी। 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम भी इसी के टाइम आया था। और उस वक्त 6% ग्रोथ डेवलपमेंट हमारा हुआ था एजुकेशन पे। ठीक है, आईईएस का भी इंट्रोडक्शन यही लेके आए थे। कोठारी कमीशन के हमें कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखने हैं। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट किया था, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम लेके आए थे, 4 ईयर का ऑनर प्रोग्राम भी यही लेके आए थे। फिर इसके बाद में हम लोग लाइन वाइज चल देते हैं, एक बार काम करते हैं। राधा कृष्ण सबसे पहले आए थे, राधा कृष्ण कमीशन 1948 में। फिर मुदालियर कमीशन आया था। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, 3 ईयर सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेके आए थे, 4 ईयर हायर एंड मल्टीपर्पज स्कूल का मुदालियर कमीशन में था। फिर आया था संपूर्णंद कमेटी। संपूर्णंद कमेटी जो है वो इमोशनल इंटीग्रेशन के लिए था, जिसमें मतलब एजुकेशन को एक्चुअल में यूनिटी वो बताना चाहते थे कि पूरे नेशन में एजुकेशन का क्या महत्व है, वो सिखा के गए थे वो उस कमेटी के तहत। ठीक है, इमोशनल इंटीग्रेशन करके गए थे। फिर उसके बाद में कोठारी कमीशन आया था। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में क्या हुआ था, हमारा अमेंडमेंट आया था 1976 में, जिसमें एजुकेशन को क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री दे दी गई थी, 25th एंट्री। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट अब क्या है, रेस्पॉन्सिबल है एजुकेशन के लिए। कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब कि ये सेंट्रल लिस्ट में भी आ गया और स्टेट लिस्ट में भी एजुकेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, कि स्टेट्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में पढ़ाई पे महत्व दो। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, तब की बात है। फिर 1986 और 1992 में 2 चेंजेस मेजर हुए थे। प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 में, और नेशनल पॉलिसी जो है एनपीई 1986 में। इन सब के तहत क्या हुआ था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, डिस्टेंस लर्निंग आई, 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन क्या है, आने लगा। कि इन्होंने आने लगा मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जितना भी नेशनल इनकम हो रहा है वो एजुकेशन में लगाएंगे 6%। तो मेन जो 1986 और 1992 ये 2 मेजर रोल प्ले किए थे। 1996 में और 1986 में नेशनल पॉलिसी आई, और उसी का प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आया था। ठीक है, उसका प्लान ऑफ एक्शन 1992 में आया था, जिसमें ये सब चीजें मेंशन की गई थी। अब गणनम कमिटी आई थी 1993 में, जिनका था फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये 2 चीज इसमें बिल्डअप की गई थी। अब सैम पित्रोदा कमेटी थी। सैम पित्रोदा कमेटी 2007 में आई थी, जिनका नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो यही लेके आए थे। 1500 यूनिवर्सिटीज 2015 तक इन्होंने सेटअप करवा दी थी, इनका गोल था। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को एंट्री इन्होंने दे दी थी, कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके भी क्या एजुकेशन दे सकती है।
और 1500 यूनिवर्सिटीज इंडिया में होनी चाहिए 2015 से, ये इनके गोल थे। नेशनल नॉलेज कमीशन भी इन्होंने सेटअप किया था। फिर यशपाल कमेटी आई थी 2009 में। यशपाल कमेटी ने क्या किया था, स्क्रैप ऑल HE रेगुलेटर्स, मतलब कि इन्होंने जितने भी हायर एजुकेशन के जितने भी रेगुलेटर्स थे, इन्होंने बोला सबको हटा दो और एक सिंगल लेके आओ, CHER 7 मेंबर का, जिसमें 7 मेंबर्स होंगे, सिर्फ उतना ही लेके आओ आप, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एफिलिएशन का बर्डन क्या इससे कम हो जाएगा, जैसे बार बार हम जगह जगह जाके एफिलिएशन ले रहे हैं अलग अलग रेगुलेटर से जाके, तो इससे अच्छा है एक सिंगल बॉडी बनाओ, ठीक है, CHER, और फिर उसके बाद में GRE लाइक टेस्ट, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये टेस्ट वगैरह होने चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन की थी। राधा कृष्ण का क्या लाए थे, UGC। कोठारी का मेन क्या था, 6% GDP एजुकेशन में ऐड करने का था। मुडालियर एक सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया था। मुडालियर कमीशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब जो हम 10th के बाद की बात करते हैं। और 1986 की जो NPE आया था वो डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई थी, ठीक है। सारे ये जो है PYQs के ही फेवरेट क्वेश्चंस है जो मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। हम इसको और डीपली भी पढ़ेंगे आगे, ठीक। अब हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन देखते हैं। हायर एजुकेशन को कौन कौन रेगुलेट कर, अब जब मैं बात कर रही थी वो सारी चीजें आगे मेंशन होगी, सबके फुल फॉर्म्स भी बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ये JRF का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लेज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज थी वो पढ़ लेते हैं हम। MHRD है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसमें एक सबसे पहले UGC आया था 1953 में, जिन्होंने क्या किया था, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज। 2 बार इनके अमेंडमेंट्स के बेसिस पे UGC को कमीशन को एक तरीके से ये क्या है, रेगुलेट कर रहे हैं। हमारे रेगुलेटरी एंड एक्रेडिशन बॉडीज की बात कर रहे हैं हम। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो रेगुलेट एंड एक्रेडिट करता है वो UGC करता है एंड NBA करता है, ठीक है। NBA क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, ठीक है। इसको अब क्या है, AICTE का ही बॉडी माना जाता है ये। जैसे हम बोलते हैं ना AICTE अप्रूव्ड कॉलेज चाहिए हमें, UGC अप्रूव्ड चाहिए, तो दीज आर द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो रेगुलेटरी एंड एक्रेडिशन बॉडीज होती है। तो NBA 1994 में आया था, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, ठीक है। एक्रेडिट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज कोर्सेज, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उसके लिए आया था AICTE बॉडी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं AICTE, जो 1945 1987 2 टाइम इसका चेंजेस हुए थे। 1945 में तो शुरुआत हुई थी, फिर 1987 में से चेंजेस किए गए थे। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, रेगुलेट टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, ये सारी आती है। मैंने आप देखते हैं MBA कॉलेजेस जो होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होती है, वो सारी AICTE अप्रूव्ड होती है, वही अच्छी मानी जाती है एक्रेडिशन बॉडीज। तो इसीलिए हमें इनके एक्रेडिशन का उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये 1972 में शुरू किया था। ये भी आर्किटेक्चर की एजुकेशन के लिए माना गया है। जैसे हम आर्किटेक्ट वगैरह जो बनते हैं उनकी एजुकेशन को ये रेगुलेट करते हैं, और जो भी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल और मैनेजमेंट से रिलेटेड है उनको AICTE दिखते हैं, ठीक है। और जो हर यूनिवर्सिटीज के कोऑर्डिनेशन को, डिटर्मिनेशन को देखते हैं कि मेंटेन स्टैंडर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, वो UGC देखता है। अब नाक क्या है, नाक असेसमेंट करता है, जैसे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इनके जो असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल है, नाक एक्रेडिटेशन, मतलब इसके थ्रू हमें क्या मिलती है, रेटिंग मिलती है। नाक A++ है, +++ है, जो भी रेटिंग्स मिलती है, इसके UGC बॉडी है ये भी एक, इसका हेडक्वार्टर का है बैंगलोर में, UGC का ही पार्ट है ये। 1994 में इन्होंने एक तरीके से नया और एक्रेडिशन निकाल लिया था, असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, ठीक है। MCI क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करते हैं मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। अब आपको याद रखना है, देखो एक टिप्स पे फटाफट रिवाइज कर लो। UGC तो सारी यूनिवर्सिटीज को स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यूज आती है। एक तरीके से क्या बोला गया है, UGC क्या है, रिकमेंडेटरी बॉडी ओनली, रिकमेंडेटरी बॉडी ओनली, कांट एस्टेब्लिश और डी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटीज। मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी है तो वो UGC नहीं, UGC के तहत नहीं एस्टेब्लिश होगी। UGC सिर्फ रिकमेंड करता है कि हाँ ये अच्छी कॉलेज है, बट स्टेब्लिश करनी है तो आपको या तो AICTE अप्रूव चाहिए, एक्रेडिशन आपको नाक एक्रेडिटेड भी चाहिए, UGC का बॉडी है ये। NBA क्या है, AICTE ही बॉडी है, NBA क्या है, AICTE का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं UGC को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हम आगे जाके ऐसे सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं, तो ऐसे मत सोचिए ये छूट गया वो छूट गया। जो जो मेजर क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में उस अकॉर्डिंग ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो बी विथ मी। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 28 दिसंबर 1953 में। स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1956 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आया है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है, सेक्शन 12 UGC एक्ट में बताया गया है कि मेन फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटीज।
जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बीच में इक्वल कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन हो, ठीक है। फाइनेंशियल रोल क्या है, डिसबर्सेस फंड्स विद यूनिवर्सिटी सिस्टम, जितने भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है विद इन उन्हीं में डिस्पर्स करना फंड्स को, ठीक है। ये इनका फाइनेंशियल रोल है। चेयरमैन फर्स्ट कौन थे, सीडी देशमुख थे जो इनके फर्स्ट चेयरमैन थे। और स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो चेयरमैन प्लस वाइस चेयरमैन प्लस 10 मेंबर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेक्रेटरी होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो ये याद रखना, चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्लस 10 मेंबर्स होते हैं, ये सबके सब किससे अपॉइंटेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। और सेक्रेटरी होता है जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी। ऑफिसेज इसके क्या है, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, उसके अलावा 6 रीजनल ऑफिस है, बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी टाइप्स क्या क्या है, स्टेट में टोटल अभी तक हम लोग ये ऐसे एक कोई नंबर नहीं है, एज ऑफ ये मार्च 2019 के नंबर बता रहे हैं हमें, ठीक है। अभी न्यू नंबर अभी मेरे पास में नहीं है, हम लोग आगे नेक्स्ट जब हम पीवाईक्यू करेंगे उसमें मैं ऐड कर दूंगी न्यू नंबर। तो अभी स्टेट में इसमें बताया गया अराउंड 399 है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है 126, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 49 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो लगभग 904 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो यूजीसी के अंदर आई है, ठीक है। यूजीसी स्टैब्लिश कब हुआ था, 1953 में। स्टेट्यूटरी बॉडी कब बनाई थी, 1956 में। तो ये याद रखना, ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन सीडी देशमुख है। सेक्शन 12 में इसके सारे मेन फंक्शंस है, 6 रीजनल इसके ऑफिस है, ठीक है। की स्कीम्स, ये बहुत सारी स्कीम्स लेके आए थे, यूपी सीपी, ये सारी जो भी स्कीम्स है, बी वॉक डिग्रीज आ गई, रूजा का जो नया पोर्टल आया था, कम्युनिटी कॉलेजेस का लेके आए थे, तो ये सारे ही यूजीसी के अंदर आए थे। तो ये स्कीम्स याद रखना। लिमिटेशंस क्या है, यूजीसी डज नॉट हैव पावर टू एस्टैब्लिश और डी रिकॉग्नाइज एनी यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ रिकमेंड करता है कि हाँ हमारी तरफ से ये कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, बट उसको एक्रेडिशन कौन देता है, नाक, एनबीए, एआईसीटी, ये सब अप्रूव करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज है उनका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। ये भी जेआरएफ का बहुत फेवरेट टॉपिक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखो इनके नंबर अभी थोड़े बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, 49 प्लस ही है, चल रहे होंगे। तो स्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और एमएचआरडी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसको रेगुलेट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वही सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का विजिटर होता है। क्या सुना आपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वही सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं, ठीक है। एक एक चीज अच्छे से पढ़ो और समझो और याद रखो। 16 क्या है, न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई थी 2009 में, ठीक है। इग्नो क्या है, डायरेक्टली इग्नो को फंड मिलता है एमएचआरडी से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डायरेक्टली इग्नो को फंड करते हैं। इग्नो क्या है, एक हमारा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। और 9 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो अभी तक यूजीसी के परव्यू में है, नॉट अंडर यूजीसी परव्यू, ठीक है। मतलब उसको अभी तक यूजीसी ने रिकमेंड नहीं किया है। इग्नो, सीएयू, ये सब जो है ना, मतलब जो ऑनलाइन चल रही है, कोलकाता यूनिवर्सिटीज और ये सब। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी वो होती है जो प्रोविजनल और स्टेट एक्ट के तहत आती है, यूजीसी के 12th लिस्ट बी में अंडर होती है ये। और 50% और यूनिवर्सिटीज जो है वो हमारी कंट्री की स्टेट यूनिवर्सिटीज ही है। और इंडिया में जितने भी लोग एनरोल करवाते हैं, 84% ऑफ टोटल एनरोलमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही होता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गई, तो 84% ऑफ एनरोलमेंट जो होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही होता है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई। डेवलपमेंट ग्रांट्स फ्रॉम यूजीसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी है कि यूजीसी क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दे देता है। टॉप स्टेट्स कौन से हैं, राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज में अच्छी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं आप, टोटल 400 यूनिवर्सिटीज ये बोल रहे हैं, तो 400 यूनिवर्सिटीज जो है वो हर स्टेट में अलग अलग है। तो अब हम देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। जो आरयू से एफिलिएटेड होती है ना, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज मानी जाती है। अब जो प्राइवेट होती है वो नहीं आती है, जो भी जैसे आरयू से एफिलिएटेड है, डीयू से एफिलिएटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से और से, तो ये सारी ये सब क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज आती है। स्टेट गवर्नमेंट का ही इसका प्राइमरी कंसर्न रहता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खूब है, पर पहले हम डीम्ड यूनिवर्सिटी पर समझते हैं ये क्या है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है कि इसमें नीट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आफ्टर यूजीसी रिकमेंडेशन, मतलब यूजीसी ने तो रिकमेंड कर दिया है, बट अभी कुछ और ऑर्डर आने बाकी है कि डीम्ड को प्राइवेट बनाने में, ठीक है। डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ 1956 में निकाल दिया, कैन नॉट एफिलिएट कॉलेजेस। अब ये क्या है, देखो स्टेट यूनिवर्सिटी क्या करती है, कॉलेज को एफिलिएशन प्रोवाइड करती है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अब वो क्या है, अलग अलग कॉलेजेस को
एफिलिएशंस दे रही है कि हाँ आप हमारे एफिलिएशन के बेसिस पे चलाओ और एग्जाम हमारे यूनिवर्सिटी ही निकालेगी। हम बोलते हैं ना ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या आरयू ने एग्जाम निकाला, अलग अलग जाके अब सेंटर आ रहा है वहां जाके दे रहे हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, अपनी ही कॉलेज में पेपर लगता है, बट ये किसी और कॉलेज का अपने कॉलेज में पेपर नहीं लगा सकते क्योंकि इनको एफिलिएशन नहीं है। फर्स्ट डीम्ड जो यूनिवर्सिटी आई थी वो आईआईएससी बैंगलोर आई थी 1958 में, और इसका सेटअप वैसे 1908 में हो रखा था, बट 1958 में इसको फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी माना गया था। और फर्स्ट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है एमएएचई मणिपाल, मणिपाल यूनिवर्सिटी है जो फर्स्ट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी है। और पीएन टंडन कमिटी जो है ब्लैक लिस्ट कर दी 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को 2009 के टाइम पे, जब टंडन कमिटी आई थी तब उन्होंने क्या किया था, 44 ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से ना तो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से चल रहे थे, ना ही यूजीसी के रिकमेंडेशन पे चल रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए उनको हटा दिया गया। अब इसमें क्या बताया गया है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो एफिलिएट नहीं कर सकती है। फर्स्ट डीम्ड कौन सी थी, आईआईएससी बैंगलोर, और फर्स्ट डीम्ड प्राइवेट कौन सी थी, एमएएचई मणिपाल। और फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है, सबसे फर्स्ट सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी 1995 में आई थी। ऑपरेट थ्रू मेन कैंपस ओनली, ठीक है, और कैन नॉट सेटअप ऑफ कैंपस ऑफ सेंटर फ्रीली। अब इसमें क्या होता है, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सरिंग बॉडी है, ठीक है, ये क्या करती है, एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है उसके तहत इनका ऑपरेशन होता है। ये डिग्रीज दे सकती है एज पर यूजीसी सेक्शन 2022। ये याद रखना आप लोग, सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रूल है। अब इसका क्विक रिकैप कर लीजिए जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी हमारी बहुत यूनिट बाकी है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में 1976 में आया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। राधा कृष्ण कमीशन जो है 1948-1949 में आई थी, ठीक है। कोठारी कमीशन 1964 में आया था, 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन की बात की थी इन्होंने, 3 ईयर डिग्री की बात की गई थी। यूजीसी जो है 1953 में आया था, 1956 में इसको स्टैट्यूटरी बनाया था। फर्स्ट चेयरमैन इसके सीडी देशमुख जी थे। सेक्शन 12 में इसके सारे मेन फंक्शंस मेंशन्ड है। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टोटल नंबर मेंशन्ड है, जो अभी के हिसाब से नहीं है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कभी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशंस नहीं दे सकती है, और ये नेम्स याद रखना आप। और यशपाल कमेटी है जो सिंगल सुपर रेगुलेटर है ऑफ CHER, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी है ये। सेंट्रल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी का जो सिंगल इन्होंने निकाला है, सिंगल सुपर रेगुलेटर यशपाल कमेटी के तहत निकाला गया था कि ये सारी जो भी छोटी छोटी रेगुलेटरीज है उनको हटा दो, सिर्फ एक बॉडी निकालो। और एनकेसी के तहत हमने देखा था कि 15 नेशनल नॉलेज कमीशन के तहत 1500 यूनिवर्सिटीज जो है 2015 तक इनका गोल था सेटअप करने के लिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओपन डिस्टेंस एजुकेशन जो है। डिस्टेंस एजुकेशन टीचर एंड लर्न सेपरेट बाय स्पेस एंड टाइम। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ये होता है जो भी स्टूडेंट्स क्या है, टीचर और स्टूडेंट जो है वो सेपरेटेड है बाय टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें सेल्फ स्टडी मटेरियल्स होते हैं, यूजुअली प्रिंट, टीवी मीडिया, रेडियो, सैटेलाइट, CD रोम, इंटरनेट, इन सब के थ्रू आपको प्रिंट मटेरियल्स मिल जाता है। और इंडिया को डिस्टेंस एजुकेशन में सेकंड लार्जेस्ट माना गया आफ्टर चाइना। हमने वैसे हायर एजुकेशन में इंडिया को क्या देखा, थर्ड नंबर पे है, बट डिस्टेंस एजुकेशन में इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट मानी जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, DU, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया पायलट प्रोजेक्ट आया था। फिर 1970 में आया था ग्रोथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटीज आई थी। फिर 1982 में BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आई। फिर हैदराबाद में फर्स्ट स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आई। जो भी ओपन एजुकेशन है, मूक्स हो गए, ओपन यूनिवर्सिटीज है, वो सारी डिस्टेंस में आती है, ठीक है। 1985 में इग्नो स्टैब्लिश हुई बाय पार्लियामेंट, इंडियन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये पूरी प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन थी, सिर्फ ऑनलाइन पे फोकस्ड रही है। 1987 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी आई, ठीक है। फिर VMOU कोटा राजस्थान में सेटअप हुई, ये भी ओपन यूनिवर्सिटी है। और 1991 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल सेटअप हुआ इग्नो एक्ट के तहत, ठीक है, ये याद रखना। फिर 2012 में रेगुलेटरी अथॉरिटी शिफ्टेड फ्रॉम इग्नो टू UGC हो गया। अब जो जैसे इग्नो इनको एक्ट के तहत चल रहा था ऑनलाइन एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटीज का, फिर UGC के पास ही आया डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के तहत। कब? 2012 में। PYQ में क्या पूछते हैं, फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सी है, दिल्ली। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, भीमराव अंबेडकर। ये याद रखना, कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी है दिल्ली और ओपन यूनिवर्सिटीज है भीमराव अंबेडकर हैदराबाद में 1982 में।
इग्नोव 1985 में आया था, पहले डिस्टेंस एजुकेशन के पास था, इग्नोव के पास था, फिर यूजीसी के पास आ गया 2012 में, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। अब इग्नोव के जो स्टेट एंड ओपन यूनिवर्सिटीज है वो क्या क्या है, मतलब इग्नोव के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है जो इग्नोव का प्रोग्राम रन करती थी पहले, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड में है ये, ठीक है। देखो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है, क्योंकि हमें सिर्फ मेंशन करने हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज और इन सब पर ध्यान पता होना चाहिए। 1985 में इग्नोव एस्टेब्लिश हुई थी पार्लियामेंट के डुअल रोल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रोल तो इनका था एनहेंस इक्विटी एंड एक्सेस डिस्टेंस मोड में। सेकंड इनका जो रोल था प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट ओपन डिस्टेंस एजुकेशन स्टैंडर्ड इन इंडिया। दो मेन इनका फोकस था इग्नोव का, ठीक है। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है और इनके यूजेस होते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, ज्ञान वाणी एफएम रेडियो, ज्ञान दर्शन टीवी वाला, टेली कॉन्फ्रेंस, इन सब के थ्रू पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। 10% एनुअल प्लान बजट जो था नॉर्थ ईस्ट रीजन का वो इग्नोव में डाल दिया गया था। 8 रीजनल सेंटर थे नॉर्थ ईस्ट के, और ये यूनेस्को, SARC, साइडॉयल और ग्नूमेट में ये अभी भी एक्टिव है, जहाँ पे ये सारी ओपन एजुकेशन चल रही है, ठीक है। यूजीसी के पास 2012 में आया था। इग्नोव नेशनल है और 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है, सिंगल मोड है, ये इंडिविजुअल चलती है, सिंगल मोड है ये, डिस्टेंस ओनली, ठीक है, ये सिर्फ डिस्टेंस पे काम करती है। और ये ओपन यूनिवर्सिटीज है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलता है। अब ये भीमराव अंबेडकर आगे आपके हैदराबाद में आई, फिर कोटा में आई, फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटीज आई, ठीक है, फिर नासिक में आई, फिर MP मध्य प्रदेश की आ गई, फिर गुजरात मैसूर नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, यूपी राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, कृष्णाकांत। तो ये क्या है, गुवाहाटी 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज जो है ये अभी तक है और भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल टीचिंग क्या होता है एजुकेशन में। कन्वेंशनल होता है पुराने मेथड बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें फोकस लिमिटेड रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैसिव लर्निंग होती है, जिसमें टीचर को चाइल्ड देख देख के फॉलो करता है, टीचर पढ़ा रहा है वैसा वैसा सीख लेता है, बट ठीक है, इसमें टीचर के पास ऑथोरिटी होती है, टीचर के पास डिफाइंड स्किल्स होते हैं, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें पीयर कांटेक्ट कांस्टेंट रहता है, जैसे कि मेरे पास जो जो बैठे हैं क्लास में स्टूडेंट्स, में सबसे बात कर सकती हूँ, तो वो कांस्टेंट रहता है, वर्बल विजुअल और प्रैक्टिकली चीजें समझाई जाती है। और क्लास में जैसे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे हम नॉर्मली स्कूल में जो पढ़ते हैं, बेसिक कन्वेंशनल टीचिंग वही होती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, ये ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। टीचर एक फैसिलिटेटर है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, अब आप पे डिपेंड है आप कितने एक्टिवली उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या एक्टिव लर्निंग होती है, पीयर कॉन्टेक्ट ज्यादा नहीं होता है, आप कंटेंट के साथ ज्यादा मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, मतलब कि आपके दिमाग पे, सोशली, साइकोलॉजी पे, सब पे डेवलपमेंट होता है नॉन कन्वेंशनल टीचिंग में। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट किया जाता है, इंट्यूशन आपके, ठीक है, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं, इसमें सबको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल है जो ओनली डिस्टेंस एजुकेशन है, ये गलत बात है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल जो है सिर्फ ऑनलाइन है, ये रॉन्ग बात है, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ है, ठीक है, ये याद रखना। नॉन कन्वेंशनल इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एजुकेशन, इट इंक्लूड्स एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, ठीक है। एक्टिव लर्निंग होती है, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, इसमें आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके का लेंथ यूज कर रहे हैं, कौन सा टेक्निकल एक्सेस ले रहे हैं, कितनी कॉस्ट वाला कर रहे हैं, लोकेशन रेस्ट्रिक्शंस जहां होते हैं वहां पे नॉन कन्वेंशनल टीचिंग यूज की जाती है। क्विक रिकैप है, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज है 1985 में, उसका ड्यूअल रोल है एजुकेशन प्लस प्रमोट ODL स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर आई थी 1981, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, ये फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है। IIT खड़गपुर जो है फर्स्ट IIT है, IIM अहमदाबाद फर्स्ट IIM है, और ये ISC बैंगलोर डीम्ड है, ठीक है। पहले 1909 में आई थी ये, फिर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी 1958 में बनाया गया था, ठीक है। और इग्नो का जो था ना डिस्टेंस एजुकेशन में, वो शिफ्ट कर दिया UGC के पास 2012 में, और सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है डिस्टेंस एजुकेशन में इंडिया को। कन्वेंशनल मतलब होता है पैसिव और नॉन कन्वेंशनल मतलब एक्टिव, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे नाक और ये सब, इनका भी डिफरेंस हमारे पास पूरा प्रॉपर एक तरीके से चार्ट बना हुआ आया है हमारे पास में इनको समझने के लिए। तो नाक जो होता है उसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। ये 1994 में UGC के रिकमेंडेशन पे आई थी, NPE 1986 में इसको रिकमेंड किया गया था, याद रखना एक एक चीज। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर में है, ऑटोनोमस बॉडी है ये,
फंक्शन एक एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, नाग इज एन ऑटोनोमस बॉडी, तो हम अंडर यूजीसी तो हम बोलेंगे यस, ठीक है, करेक्ट ट्रू फॉल्स में आ जाता है, असर्शन रीजन में आ जाता है। फंक्शन क्या है इसका, एसेस एंड एक्रेडिट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स, याद रखना। पब्लिशर्स मैनुअल्स फॉर असेसमेंट एंड, इनका मेन काम ये होता है कि वो आपको रेटिंग देते हैं, A++ है कॉलेज, B है, C कैटेगरी है, D कैटेगरी है, ठीक है। यूजुअली A++ ये वाली कॉलेज एक्रेडिटेड हम लोग अच्छी मानते हैं, ठीक है। अब एनबीए क्या करता है, ये भी एक तरीके से नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है, बट ये एआईसीटीई का पार्ट है। ये एनपीई यूजीसी का नाक नाक जो है यूजीसी का है, UGC, और एआईसीटीई का लिए एनबीए निकाला गया है, ठीक है। फंक्शन इसका है पीरियोडिकल इवेल्युएशन करता है टेक्निकल कोर्सेज का, कोर्सेज जो बने हुए हैं उनको इवेल्युएट करेगा, ठीक है, और फिर उनका इवेल्युएशन कोर्सेज का देख के फिर उसको एआईसीटीई अप्रूव्ड बना देते हैं, एनबीए एक्रेडिटेड बना देते हैं, ठीक है। इनका मेन अथॉरिटी होती है रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम, मतलब उसको हमें वैलिडेट करना है या नहीं करना है, वो मेन इनका रोल होता है। ये तो रेटिंग देके चले जाते हैं, जो भी चल रहा है कॉलेज में उसको बोल देंगे C D A B देके चले जाएंगे नाक वाले। बट एनबीए वाले क्या करेंगे, उसको या तो हटा देंगे पूरा ऑथराइजेशन ही एआईसीटी का, या फिर उसको रिकॉग्नाइज करवा देंगे, ठीक है। एक्रेडिशन नॉट लिंक टू फंडिंग, ये याद रखना। एक्रेडिशन होते ही मतलब ये नहीं है कि एआईसीटी इसको फंड कर रहा है या एनबीए फंड कर रहा है, नो सॉरी। ओनली 36% इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड 10% मैनेजमेंट कॉलेजेस जो है एक्रेडिटेड है। एनबीए एक्रेडिटेड सिर्फ 36% इंजीनियरिंग कॉलेज ही जी आउट ऑफ 100। इनका मेन फोकस होता है क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये एक एक चीज याद रखना, एनबीए का क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस्ड है और एक्रेडिशन करवाते हैं ये, ठीक है। ये 4 मेन मेजर एक्रेडिशन है हायर एजुकेशन में, इन चारों से क्वेश्चन आया हुआ है, आता है, और अभी रिसेंटली में खूब आ रहे हैं, ठीक है। जो AB एक्रेडिशन है ICAR का है, ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है और ये 5 से 10 साल के लिए वैलिड होता है। एक बार एक्रेडिशन मिल गया तो 5-10 साल आप एक्रेडिटेड रहोगे और इससे फंड भी मिलता है, ठीक है। और ये ICAR 1996 में हुआ था। और NIRF क्या है, रैंकिंग होती है जो MHRD के थ्रू दी जाती है, अप्रूव्ड बाय MHRD, लॉन्च्ड इन 29 सितंबर 2015। फर्स्ट लिस्ट अप्रैल 2016 में आई थी NIRF की, फिर सेकंड लिस्ट 2017 में आई थी। इसमें 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका NIRF रैंक सेट होता है, ठीक है। टीचिंग में पॉइंट्स देते हैं, रिसर्च में देते हैं, ग्रेजुएशन में, आउटरीच में और परसेप्शन में, ठीक है। गवर्नमेंट आउट परसेप्शन मतलब बाहर के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें देखी जाती है। और एक और चीज याद रखना, जो IISc है, ये IISc बैंगलोर है, ये क्या है, फर्स्ट ओवरऑल यूनिवर्सिटी है NIRF में। NIRF की फर्स्ट रैंकिंग इसकी रहती है। प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल एजुकेशन, ठीक है। अब AICTE का क्या रोल है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये ध्यान रखना। ये कब सेटअप हुई थी, 1945 एज एडवाइजरी बॉडी। स्टेटस क्या है इनका, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू आई थी ये। स्टेटूटरी स्टेटस, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इनकी भी। इसका भी क्या है, 7 रीजनल ऑफिसेज है, फर्स्ट जो था प्लस एक हैदराबाद में भी आ गया है, ठीक है। अप्रूवल मिलते हैं, ये AICTE अप्रूव्ड होती है, इंस्टीट्यूशंस, न्यू कोर्सेज, इनटेक वेरिएशंस, ये सब अप्रूव होने के बाद ही आप नया कोर्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। मेजरली मैनेजमेंट कोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजी हो गए, MCA हो गए, ठीक है, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ये सब जो नए नए आप जो कर रहे हैं उन सबको रेगुलेट करती है AICTE। एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू ये फंक्शन होता है, ठीक है। एक एक चीज का डिफ्रेंसिएशन याद रखना। अब जैसे स्पेशलाइज प्रोफेशनल बॉडीज और भी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है। इनका वही रोल है जो इस पे मेंशन, एग्रीकल्चर रिसर्च वाला है, जैसे ICAR है तो इनका एग्रीकल्चर रिसर्च पे फोकस्ड है। रिहेबिलेशन है तो ये वापस आपको कोई डाउनफॉल हो रखी है उसको रिहेबिलेट करने में हेल्प करती है। ये होम्योपैथिक के लिए है, ठीक है, ये मेडिसिन के लिए है, ये वेटरनरी मतलब एनिमल्स और के लिए है, तो ये इनके नाम में ही मेंशनड है। ये क्या कर रही है, इन पर्टिकुलर चीजों को रेगुलेट करती है। अब जो स्किल्स इंडिया इनिशिएटिव आया था, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई थी, फ्लैगशिप स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम आया था, जिसमें बहुत सारे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करवाए गए थे बिकॉज ऑफ दिस योजना। इनका मेन टारगेट क्या था, 40 करोड़ पीपल को 2022 तक स्किल्ड करना। इसके अंदर जो भी स्किल्स है उसके थ्रू उनको स्किल्स पहुंचाना। और ये स्किल्स फ्रेमवर्क बनाया गया था, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, मतलब ये NSQF सर्टिफाइड कोर्सेज ही इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में दिए गए थे। एक BVOC होती है जो क्या होती है, डिग्री होती है UGC के तहत, ठीक है। कम्युनिटी कॉलेजेस, कौशल केंद्रास, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं, अलग अलग स्किल एजुकेशन प्रोग्राम्स है, ठीक है।
अब एआईसीटी एडवाइजरी था 1945 तक, फिर 1987 पे स्टेट्यूटरी बन गया, याद रखना, देखो इसमें दे रखा है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के अंदर आता है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है वो एमएसडीई के फ्लैगशिप है। एमएसडीई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले से, ठीक है। और इंडिया क्या है? यंगेस्ट नेशन है, 62% ऑफ वर्किंग एज है इंडिया में। क्या है? इंडिया यंगेस्ट नेशन माना गया है क्योंकि इंडिया में 62% ऑफ द जो पीपल है वो वर्किंग एज के हैं। ये कुछ कुछ स्किल इनिशिएटिव इंडिया के प्रोग्राम्स है जिसके तहत ये सब चीजें मेंशन की गई है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन कहाँ से मिलती है? 1953 में नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आया था, एनसीएसई। कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस था। फिर कोठारी कमीशन आया जिनका डायरेक्ट मोरल इंस्ट्रक्शन पे था, ठीक है, मॉरल्स वगैरह सिखाना। फिर एनपीई आई 1986 में जिसपे था, इनमें क्या होता था, कोठारी कमीशन मोरल इंस्ट्रक्शंस देते थे जो 1 और 2 पीरियड्स होते थे पर वीक। जैसे हम बोलते हैं ना पर्सनलिटी डेवलपमेंट क्लास होती है वंस इन ए वीक, तो वैसे ही मोरल डेवलपमेंट पे क्लासेस होती थी जो इस कोठारी कमीशन के तहत आई गई थी। हम वैल्यू एजुकेशन की बात करें ना कि वैल्यूज कैसे बनाई गई, वैल्यूज इनके थ्रू डाली गई है। फिर नेशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी आई थी एनपी, उसमें कल्टीवेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज पे फोकस किया गया था। फिर 1992 में जो प्लान ऑफ एक्शन आया था उसमें भी इंटीग्रेट वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल स्टेजेस में डाला गया था। फिर शवांस कमेटी आई थी 1999 में, उन्होंने भी वैल्यू ओरिएंटेशन पे बात की थी। फिर 2000 में आई थी इंटीग्रेट वैल्यू एजुकेशन करिकुलम, पूरे हमारे करिकुलम में डाल दिया गया था। फिर एनसीएफ के तहत पीस मल्टीकल्चरल सोसाइटीज ये सब क्या है 2005 में भी, और हमारे जो जितने भी हमारे एजुकेशन मटेरियल्स है उसमें ऐड कर दिया गया, जिससे क्या है जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको उनके अंदर वैल्यूज डेवलप हो, ठीक है। तो वाई वैल्यू इन एजुकेशन इज, बिकॉज इससे ट्रेडिशनल विजन मॉडर्निटी के जो वैल्यूज चेंजेस आ रहे हैं वो सीखे, इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में बच्चे समझे, ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट कल्चर से वो प्लूरल कल्चर एनवायरनमेंट की तरफ पहुंचे, सिर्फ अपने ही कल्चर के बारे में ना पढ़ के सब कुछ पढ़े वो, ठीक है, समझे। डाइवर्सिटी के बारे में पता हो, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस के बारे में पता चले। अब जैसे बुक्स आ गई है जिसके अंदर अदर रिलीजन के बारे में भी सिखाया जाता है, जैन के कुछ चैप्टर्स डाल दिए, कोई अलग अलग चैप्टर्स है जो संस्कृत में अभी पढ़ाए जा रहे हैं, तो अलग अलग ये सब रिलीजन के हिसाब से की गई है वैल्यूज बिल्ड करने के लिए। इंक्लूसिविटी हो गई कि ऑल मेंबर्स फील इंक्लूडेड, ऐसे कोई भी कास्ट रिलीजन को ऐसे एक्सक्लूजन वाला फीलिंग नहीं आता है, इसलिए सारी वैल्यू सिखाई जाती है सब रिलीजन से रिलेटेड। एनवायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब सेंसिटिविटी लोगों को पता चले। हम ईवीएस पढ़ते हैं बचपन से, एसएसटी में भी ये सब चीजें देखते हैं ताकि हमें सस्टेनेबिलिटी का नॉलेज हो, ठीक है, मास मीडिया के बारे में, स्कूल वैल्यूज क्या होती है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं बुक्स के थ्रू। जो बेसिक एजुकेशन है जो हर हर इंडियन अब कर रहा है, ठीक है, उसके थ्रू ही हम पहुंच सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब किस में लिखा है? 42nd अमेंडमेंट में नए ऐड किए गए थे 1976 में। आर्टिकल 15A जो है, आर्टिकल 15A जो है उसके तहत ये क्या है मेंशन किया गया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी जो है पार्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन ही है, ठीक है। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन डिप्लीशन, अब इवन हमारे जो जेआरएफ का पेपर हम दे रहे हैं उसमें भी एक क्या डाल दिया इन्होंने, पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ताकि हम लोग भी एजुकेट हो, हमें भी नॉलेज हो और हम आने वाली जनरेशन को भी उतना ही एजुकेट करें। तो दीज आर जस्ट वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। जैसे एनसीएफ के तहत आया था एजुकेशन फॉर पीस एज नेशनल ग्लोबल कंसर्न है। तो ये जो मेन चीजें हैं वो बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो फ्रेंच प्रीमेबल से निकाली गई है, यूएसए के, ठीक है। ओके, गुड टू गो। ओके, अब हम जेआरएफ का फेवरेट टॉपिक देखते हैं, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के की फैक्ट्स है जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है वो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि पीवाईक्यूज में वो पूछते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 1946 को हुई थी, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के तहत। परमानेंट चेयरमैन कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को, पहले इन्होंने इनके तहत हुई। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे, 13 दिसंबर को प्रीमेबल बनाया था उन्होंने। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अप्रूव कब हुआ था वो? 26 नवंबर 1949 को। इनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 2000 1950 में, ठीक है।
2 साल 11 महीने 8 दिन लग गए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करवाने में और उसको एनेक्ट करने में, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड माना गया है। एक एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसमें क्या है, 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स है, 8 शेड्यूल्स है, नाउ 12 शेड्यूल है। ठीक है, एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेना, ठीक, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्स पढ़ लिए, अब हम देखते हैं अदर कंट्रीज से हमने क्या क्या चीजें ली है, फीचर्स। जैसे यूके से हमने क्या लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया, पीएम को हेड बनाना है, बायोमेरिकल पार्लियामेंट होनी चाहिए, नॉमिनल प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब यूके से लिया। यूएसए से हमने क्या सीखा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, प्रीमेबल, ये सब चीजें हमने यूएसए से ली। आयरलैंड से हमने क्या सीखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है, कैसे प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, ये सब मेथड्स वगैरह हमने देखे। फिर कनाडा से हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखा, रेजिडुअल पावर्स विद सेंटर देखा, जैसे होता है ना सेंट्रल अथॉरिटी के पास कितनी पावर्स होती है, स्टेट के पास कितनी पावर्स होती है, तो ये हमने कनाडा से सीखा। और यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान्स के बारे में नॉलेज लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में देखा, क्योंकि हमने कॉन्करेंट लिस्ट भी हमारी कंट्री में लाए कि जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये सब चीजें हमने सीखी है, फीचर्स है जो हमने बोरो किए हैं अदर कंट्रीज से। अब 7th शेड्यूल में क्या बनाते हैं, हमारे 3 लिस्ट बताई गई है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। बहुत अच्छे से समझना, यूनियन लिस्ट में 97 चीजें हैं, ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट, मतलब कि ऐसी 97 सब्जेक्ट एरियाज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ टॉप का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वही उस पर काम करेंगे, कोई और उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट में 66 सब्जेक्ट है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, अपने अपने स्टेट का अलग अलग देख लेते हैं। बट कॉन्करेंट लिस्ट में भी 47 सब्जेक्ट्स ऐसे डाले हैं जो सेंटर भी देखता है और स्टेट भी देखता है। ठीक है, और एजुकेशन की इसमें एंट्री 25 नंबर पे हुई है 1976 में। बहुत अच्छे से पढ़ के जाना सब चीज, ठीक है। अंबेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन बने परमानेंट, और डीएसपीसी आया इरिश से आया, फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से आया, 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आई थी। ये किस में आई थी, 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, एक एक आर्टिकल्स के मेंशन है। जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 19 है फ्रीडम राइट्स की बात करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, सबको फ्रीडम दो, जिसको जिसमें रहना है, जहां रहना है, जो प्रोफेशन फॉलो करना है वो कर सकता है। आर्टिकल 21A जो है इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है राइट टू एजुकेशन। इसमें मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीवाईक्यूज आ रखे हैं, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया है। बहुत अच्छे से पढ़ के इस पीपीटी को कवर करके जाओ तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दी अब 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए 2002 से, 86th अमेंडमेंट में ये आया है, ठीक है। आर्टिकल 29 to 30 जो है कल्चरल और एजुकेशनल की बात करता है, राइट टू माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है उनको भी एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम इन्वॉल्व करने के लिए बात की गई है। और जो आर्टिकल 15 है वो नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि कोई किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस का हो, बट उसको एजुकेशन दो, हर जगह उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आ गया था, ठीक है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ आया कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहिए, भूखमरी वाला जो रोल था। और आर्टिकल 25 to 28 बोलते थे रिलीजियस फ्रीडम, सबको अपना फ्रीडम है अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस भगवान को मानने का, ठीक है। आप जिस भगवान को चाहो उस भगवान को मान सकते हो, एवरीवन इज फ्री टू डू प्रैक्टिस एंड मैनेज, ठीक है। और राइट टू रेमेडीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो भी रेमेडीज वगैरह की बात की गई है। तो जो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही क्या किया था, आर्टिकल 32 में ये चीज मेंशन की थी कि हार्ट एंड सोल है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात हो ही गई, जो जो चीजें मेंशन्ड है ये सारी चीजें कवर करके जाना, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और क्विक रिकैप हमने जो अभी तक पढ़ा है, ना क्या है, यूजीसी और बैंगलोर, यूजीसी बॉडी है, बैंगलोर में स्थित है, 1994 में इसको एक्रेडिशन मिला था। ये यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिट करती है, कैसे करती है, A+, ठीक है, B, C, D। और एनबीए क्या है, AICTE की बॉडी है, 1994 में आई थी ये भी, और ये टेक्निकल कोर्सेज को एक्रेडिट करती है। NIRF क्या है, लॉन्च हुआ था 29 सितंबर 2015 को। इसके 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये जज करती है, ये 5 पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं तो वो याद रखना, ठीक है। और IISc क्या है, फर्स्ट ओवरऑल यूनिवर्सिटी इन NIRF रैंकिंग में। AICTE 1945 एडवाइजरी थी, फिर 1987 में स्टैट्यूटरी बन गई, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, 7 रीजनल ऑफिसेज है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन थे। ठीक है। 42 सेकेंड अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया था। आर्टिकल 21 बोला था, 86 अमेंडमेंट था जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, जैसे बोलते हैं ना आरटीई के तहत अभी फ्री एजुकेशन हो रही है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल्स में भी आरटीई जिसके पास है उसके थ्रू वो राइट टू एजुकेशन तहत के थ्रू वो फ्री एजुकेशन ले पा रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है, नॉर्मल स्कूल प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आरटीई का कार्ड मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। आर्ट 32 क्या बोलता है, हार्ट एंड सोल ऑफ एजुकेशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डेवलप किया है, वैल्यू एजुकेशन और ये सब वैल्यूज वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपी 1986 में आई थी ये। अब हम फटाफट की स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स देख लेते हैं हायर एजुकेशन में जो थे हमारे। ठीक है, क्योंकि ये जेआरएफ का फेवरेट है। रूसा जो था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा है, लॉन्च 2013 में हुआ था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फंडिंग रेशियो इसका 35 65 35 जनरल है, 90 30 स्पेशल कैटेगरी में है। मतलब ये कितना फंड करते हैं। ठीक है। और एम क्या है इनका, इक्विटी एक्सेस एंड एक्सीलेंस। एक एक चीज कीवर्ड टू कीवर्ड है, एक एक चीज याद रखने वाली है इसमें। ठीक है, क्योंकि समझने वाले हम समझ रहे हैं बट याद रखने वाली याद करनी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है इसमें से। ये आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर इस पीपीटी का कंटेंट आप कवर करके जाते हैं तो। टारगेट क्या है इनका, 25% है। मेटा यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी के 12th प्लान कंसेप्ट में आई थी। ठीक है। शेयरिंग लर्निंग रिसोर्सेज अक्रॉस यूनिवर्सिटी यूजिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है तो उनको भी एक तरीके से रिसोर्सेज, एक वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड करना, एक लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करना। ठीक है। ये इनको हम सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं जो वर्चुअल स्पेस में ऑपरेट होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस जामिया है तो मास्टर ऑफ मैथ्स एजुकेशन की मानी जाती है वो। ठीक है। 2015 में फ्री फ्रॉम ऑफ फिजिकल बाउंड्री कंडीशंस की, कोई भी जिसके पास बुक्स नहीं है तो नहीं है, ई लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ई फिर पूरे लर्निंग रिसोर्सेज सारे यूनिवर्सिटीज या दो यूनिवर्सिटीज मिलके एक जगह अपना सारा रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम मेटा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। जीएन हो गए, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एसीए। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल टैलेंट को पूल करते हैं अपने एज ए साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स इनके फॉर्म में, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उनको एंगेज करवाते हैं। ठीक है। फिर एकेडमिक रिसोर्सेज को डेवलप करवाते हैं और एक्सीलरेट करते हैं क्वालिटी को, मतलब अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन है उसमें और डेवलपमेंट करवाना। इंटरनेशनल टैलेंट्स को, इंटरनेशनल इंजीनियर साइंटिस्ट को लेके आते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमी था ये। ठीक है। जीएन। एनआईआरएफ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, या आगे का नाम कैसे हट गया एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फ्रेमवर्क है आई थिंक, अप्रूव्ड बाय एमएचआरडी है और लॉन्च 29 सितंबर 2015 में हुआ था। फर्स्ट 2016 में आया, सेकंड इसका 2017 में आया। 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे एनआईआरएफ रैंक करते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग में सबसे पहले आईआईटी चेन्नई है और ओवरऑल आईआईएससी है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और सीआईसी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड ओवरऑल यूनिवर्सिटी है, 2011 में आई थी। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज इन इंडिया। क्रेडिट बेस्ड को जो कोर्स डेवलप कर रहे हैं, सिर्फ क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज बेच रहे हैं, वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के थ्रू आया था 2011 में। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इनोवेटिव थिंकिंग अगर डेवलप करनी है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में, बीकॉम और में, तो क्रेडिट बेस्ड चालू करो। ठीक है। अब जो इम्प्लीमेंट है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट, इसकी फुल फॉर्म है इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेट। इसमें क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, आईयूसी अंडर यूजीसी के तहत आई थी, अहमदाबाद में, प्रोवाइड्स लाइब्रेरी नेटवर्क सर्विसेज टू यूनिवर्सिटी। जैसे इसमें हम मेटा यूनिवर्सिटी में देख रहे थे, किसी ने टाई अप कर लिया, वर्चुअल स्पेस बना लिया। अब इसमें क्या है, इन्फ्लिपनेट एक पूरा सेंटर हो गया पूरे कंट्री का, पूरे स्टेट का। ठीक है। जिसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, 6 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स है जिनने मिलकर यूजीसी के तहत ये डेवलप किया गया था। ठीक है। इंटरनेशनल एकेडमिक्स टू इंडिया हो गया। मेटा यूनिवर्सिटी क्या हो गई, वर्चुअल और क्रॉस इंस्टीट्यूशनल्स होती है, मतलब वर्चुअल तो है ही है और फिर क्रॉस इंस्टीट्यूशनल्स है, मतलब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का मेटा नहीं है, एक दो का मिला के उसमें आता है। ठीक है। मेटा यूनिवर्सिटी वो होती है, याद रखना। इंडिया में अपने किन किन इंस्टीट्यूशंस को बहुत ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आईआईटीज जो है ऑलमोस्ट 15 प्लस है अभी। ठीक है। आईआईटी खड़गपुर सबसे फर्स्ट आईआईटी थी। आईआईटी बॉम्बे जो है 1958 में आई थी, यूएसएसआर और यूनेस्को की हेल्प से आई थी। और आईआईटी मद्रास है जो 1959 में आई थी। इसीलिए ये टीम जो है जो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस दी जाती है, सबसे टॉप की मानी जाती है। फिर आईआईटी दिल्ली आई थी 1963 में। और गवर्न बाय, ये कौन है गवर्न करता है, ये आईआईटी एक्ट है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 जो है वो इन सबको गवर्न करते हैं।
और फिर 2008 में भी 8 न्यू आईआईटीज आई थी, ठीक है, राजस्थान में, उड़ीसा में, बिहार में, इन सब स्टेट्स में आई थी। अब आईआईएम्स है जो मेजरली मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है, ये टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए होती है। आईआईएम अहमदाबाद 1961 में आई थी सबसे पहले, याद रखना, पहले खड़गपुर में 1951 में आई थी आईआईटी। फिर आईआईएम कोलकाता आई, बैंगलोर आया, फिर लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, शिलोंग। रजिस्टर्ड सोसाइटीज 13 प्लस आईआईएम्स है, ठीक है। रजिस्टर्ड सोसाइटीज गवर्नमेंट बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर। 6 न्यू आईएम्स जो है 11th 5 ईयर प्लान में आई थी, याद रखना 2010 में जब 11th 5 ईयर प्लान आया था उसमें 6 न्यू आईएम्स आई थी, रोहतक, रांची, रायपुर, तिरुचिरापल्ली, काशीपुर एंड उदयपुर। और फिर उसके बाद में आईआईएससी जो है, ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। इनका 1909 में जमशेदजी टाटा जो है, जेएन टाटा, उनका ये था। और फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो थी 1958 में आई थी। फिर एडवांस्ड हमने देखा था कि ये तिरुवनंतपुरम, पुणे, मोहाली, इन सब में आ गई थी, 5 और, ठीक है। फिर जो इंडियन इंस्टीट्यूट फर्स्ट एनआईआरएफ रैंकिंग वाली जो है, वो उस पे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ये आईआईएससी जो है, फर्स्ट इन एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होती है, रेट की जाती है कॉलेजेस को, तो ये टॉप जो टॉप 100 प्लस एनआईआरएफ रैंकिंग वाली होती है, वो सबसे टॉप की मानी जाती है। एनआईटीज हो गई जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होती है, रीजनल, ठीक है। एंड फर्स्ट एनआईटी रिनेम हुआ इनका, पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस बोलते थे, आरईसीज, अब फिर उनको एनआईटीज बोलते हैं 2003 से। फुली फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से ही होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिलता है इनको, ठीक है। 1960s में आई थी ये, सब में दो दो तो पहले आ गई थी, फिर बाद में बढ़ती जा रही है। और ट्रिपल आईटीज है वो भी बढ़ चुकी है, 4 प्लस है, ठीक है। आईटी सेक्टर मेन पावर से हुई है, इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कुचिपुरम में है अभी तक। और 11th प्लान 20 मोर आईआईटीज इन पीपीपी मोड में सेटअप किया गया है। तो जो 11th प्लान आया था उसमें बोला गया है और आई ट्रिपल आईटीज हमें लेके आनी है, ठीक है। एनआईटीटीआर जो है नेशनल टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स है, ये टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड होता है ये। ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक टीचर्स भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता में आई थी मिड 1960s में। मेन इनका काम था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशन देना, ठीक है। सीआईसी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2011 में आई थी, फर्स्ट इनोवेशन कोर्स इन्होंने निकाला था, फर्स्ट इनोवेशन कोर्स जो है सीआईसी ने निकाला था, ठीक है। अब क्लासिकल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज पढ़ लेते हैं। तमिल 2004 में आई थी सबसे पहले, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ जो 2008 में, मलयालम 2013 में, और उड़ीसा जो है 2014 में लास्ट फर्स्ट इंडो इंडियन में आई थी। क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस क्या होता है कि 1500 2000 ईयर में रिकॉर्डेड हिस्ट्री, एंशियन लिटरेचर एज वैल्यूएबल हेरिटेज, और क्लासिकल मॉडर्न फॉर्म्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब एक तरीके से किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कब मानेंगे, वो क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया तब मानते हैं जब उसके ये क्राइटेरिया चारों फॉलो होते हैं कि 1500 से 2000 कम से कम सालों पुरानी वो उसकी हिस्ट्री होनी चाहिए, एंशियंट लिटरेचर उसमें होने चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होने चाहिए, किसी और से वो बोरोड नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनली ट्रेडिशनल होना चाहिए, क्लासिकल एंड मॉडर्न फॉर्म्स उसके डिस्टिंक्ट होने चाहिए, क्लासिकल और मॉडर्न डिस्टिंक्ट। तो ये 4 क्राइटेरिया है, इस पे पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है, पीवाईक्यू में आ रखा है ये क्वेश्चन। अब 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज भी है इंडिया में, जैसे सिर्फ संस्कृत पढ़ाती है, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ है, ये भी संस्कृत विद्यापीठ है, ये संस्कृत संस्थान है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल है, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करती है। महात्मा गांधी, ये हिंदी विश्वविद्यालय है, वार्धा सेंट्रल है। और ये मौलाना आजाद है, ये यूनिवर्सिटी, ये उर्दू के लिए है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 6 लैंग्वेज हमारे इंडिया में है। तमिल जो है फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है, फिर उसके बाद में अलग अलग टाइम पे अलग अलग 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस घोषित हुई थी। तो इनके ईयर्स याद रखना, लैंग्वेजेस कौन सी उनके नाम याद रखना, क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है। अब मेगा माइंड में जो अभी तक हमने पढ़ा है फटाफट रिवीजन कर लो। देखो क्या बोला है हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्लासिकल लैंग्वेज तमिल पहले थी, फिर उड़ीसा सबसे लास्ट में आई 2014 में, रूसा 2013 में, एनआईआरएफ 2015 में आया, जियान और मेटा यूनिवर्सिटीज भी इसके तहत आई थी। ये सब हम लोग को पढ़ लिया हमने, वैल्यू एजुकेशन पढ़ लिया हमने, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री विकास योजना पढ़ लिया, बीवॉक्स पढ़ लिया हमने, ठीक है। एंशियंट एजुकेशन में तक्षशिला थी, फिर नालंदा, फिर वैदिक में श्रवण मनन और निध्यानसना की बात करते हैं। बुद्धिस्ट पाली, पाली और प्रभाज्या फेमस थे, और गुरुकुल परिषद और विहारा, इन सब का मीनिंग आपको आना चाहिए, एक का याद रखना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में राधा कृष्णा यूजीसी के तहत आए थे। कोठारी 6% जीडीपी की बात करते थे। एनपीई 2 बार बढ़िया बढ़िया बातें करके, ये प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 में, तो ठीक है। और 42nd अमेंडमेंट में कॉन्ट्रेंट लिस्ट में ऐड किया गया था। रेगुलेटरी बॉडीज हमने पढ़ी ली सारी, 9 प्रोफेशनल काउंसिल्स जो भी हमने पढ़ लिए थे। एआईसीटी का 2 बार अमेंडमेंट हुआ था, 1946 और 1987 में, ठीक है। की इंस्टीट्यूशन हमने पढ़ लिए,
टोटल यूनिवर्सिटीज नंबर चेंज हो सकते हैं इनके, ठीक है। अब डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई थी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, और भीमराव फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी। अब हम थोड़े फटाफट वन लाइनर कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं एज इट इज, ठीक है। नाक ने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था एनपी। नाक किसके एनपी के तहत आया था, 1986 के तहत आया था। एनबीए जो है एआईसीटी का बॉडी है जो टेक्निकल कोर्सेज अप्रूव करता है। एआईसीटी पहले एडवाइजरी था, फिर स्टेटरी बन गया। आईआईटी खड़गपुर फर्स्ट आईआईटी, आईआईएम अहमदाबाद फर्स्ट आईआईएम है। आईआईएससी जो बैंगलोर है वो 1909 में, जेएन टाटा फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी वो 1958 में। एनआईटीज क्या है, 30 है, रीनेम्ड फ्रॉम आरईसी, ठीक है। रीजनल से वो 90s बनी थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल चुका है उनको। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1962 में फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स लेके आई थी। भीमराव फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी 1982 में आई थी। इग्नो 1985 में। इनके ईयर्स याद रखना क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ईयर ही उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो वो याद रखना। और इग्नो का मेन दो रोल था, एजुकेशन प्लस ओडीएल, ऑनलाइन डिग्री डिस्टेंस लर्निंग, ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टैंडर्ड पे फोकस ज्यादा था। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम है, और इग्नो का जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो यूजीसी को ट्रांसफर कर दिया गया था 2012 में एक्ट। 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज है जो क्या है, सिंगल मोड चलती है, सिर्फ डिस्टेंस पे। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सिर्फ डिस्टेंस पे चलती है, ऑफलाइन नहीं चलती है, ठीक है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम में है, पहले सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है। एजुकेशन इन कॉन्करेंट लिस्ट कब डाला गया था, 25वें नंबर पे डाला गया है 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। राधा कृष्ण कमीशन आ गया, ये हो गया। कोठारी कमीशन, इनका ये रोल था, 3 ईयर डिग्री लेके आए थे ये। यूजीसी का 28 सितंबर को ये हुआ था। सेक्शन 12 में मेन फंक्शंस मेंशन्ड है। सिद्धि देशमुख थे, ठीक है। एक एक चीज इसमें सब लिखी हुई है। फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी एमएचई मणिपाल थी। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी थी। नाक 1994 में आया था, ठीक है। अब उसके आगे के 25 और है, जैसे ये पढ़ लिया हमने, और 25 ये और है। फर्स्ट श्रवण मतलब लिसन होता है, मन मतलब थिंक, निध्यासा मतलब कॉम्प्रिहेंड। 3 स्टेजेस होते हैं वैदिक लर्निंग के। तक्षशिला क्या है, 7th BC में हुआ था वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। नालंदा जो है उसमें 10,000 मॉन्क्स थे, 1510 थे, टीचर्स थे। लाइब्रेरी को रत्न सागर बोलते थे। नालंदा डिस्ट्रॉय हो गई थी बख्तियार खिलजी से। विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म की थी जो खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। वल्लभी जो थी हिनयान बुद्धिज्म पे थी। ह्यूनसंग एंड टी आई सिंह मेंशन्ड है जो वल्लभी के टाइम पे आए थे। और नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा लेके आए थे। और 1500 यूनिवर्सिटीज का इनका गोल था स्टेब्लिश करने का। और उस वक्त फॉरेन यूनिवर्सिटीज की भी एंट्री हुई थी नेशनल नॉलेज कमीशन के तहत। यशपाल कमेटी है जो स्क्रैप एचई रेगुलेटर्स को हटा के उन्होंने एक सीएचआर का एक तरीके से प्रमोट किया था सिंगल सुपर रेगुलेटर बनाने के लिए। रूसा जो है हमने अभी पढ़ा है आगे, 2013 में आया था। 635 फंडिंग की बात कर रहा था वो। इनका टारगेट 25% है, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। 800 न्यू कॉलेजेस की बात कर रहे हैं वो। और एनआईआरएफ लॉन्च 2015 में। क्लासिकल लैंग्वेज अभी पढ़ाई है हमने जस्ट, ठीक है। 8th शेड्यूल में 25th लैंग्वेजेस आई थी, और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन मानी गई है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, और ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो 8th शेड्यूल में आई थी। देवनागरी। और कॉन्स्टिट्यूशन टुक 2 years 11 months 8 days, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। ओके, शर्मा कमेटी है जो सेटअप किया था आईआईएसईआर। डॉक्टर अनिल काकोडकर ने 2% बजट फॉर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन में देने के लिए बोला था। किसने बोला था, डॉक्टर अनिल काकोडकर। 2% ऑफ बजट फॉर रिसर्च। अब जैसे जेआरएफ मिल रही है वो रिसर्च के लिए ही मिल रही है, तो ये उसी बजट में का पार्ट है, ठीक है। एक्रेडिशन इज वॉलेंट्री इन इंडिया, मैंडेटरी ओनली इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। अब जो एक्रेडिशन है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्रेडिशन मिल गया है तो ठीक है, वरना नहीं मिल रहा तो भी लोग एडमिशन ले लेते हैं उन कॉलेजेस में। बट कर्नाटक और तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट है जहां पे एक्रेडिटेड कॉलेजेस और एक्रेडिटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट हमारे क्लियर कर लेते हैं कि यूजीसी और एआईसीटी अलग है। यूजीसी तो यूनिवर्सिटीज को ब्रॉडली गवर्न करता है, एआईसीटी क्या करता है, सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को स्पेसिफिकली गवर्न करता है। और एनबीए और नाक भी अलग है। नाक तो यूजीसी का बॉडी है, और एनबीए जो एआईसीटी का, ये टेक्निकल कोर्सेज पे काम करता है, ये एक्रेडिट करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज भी अलग है। डीम्ड तो डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अंडर यूजीसी सेक्शन, ठीक है, 3, एंड हैज यूनिवर्सिटी पावर्स यूजीसी के पास। बट
कैनॉट एफिलिएट कॉलेजेस। और ऑटोनोमस क्या होती है, कैन सेट ओन सिलेबस बट स्टिल एफिलिएटेड टू ए यूनिवर्सिटी। ऑटोनोमस वो होती है अपना सिलेबस खुद बनाती है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है बट अपना सिलेबस बना के अपने हिसाब से पढ़ाती है, एग्जाम लेती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, अपने हिसाब से पढ़ाती है, अपने हिसाब से एग्जाम लेती है और अपने अपने और एफिलिएशन ये भी नहीं दे सकती है, ठीक है। एफिलिएशन तो ये भी नहीं दे रही है, बट ये एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट ये किसी से एफिलिएटेड नहीं है, खुद इंडिविजुअल अथॉरिटी बन चुकी है एक। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस? बिब्लियोग्राफी ऑल सोर्सेज कंसल्टेड, रेफरेंसेस ओनली सोर्सेज विद द साइटेड इन द टेक्स्ट। इग्नोर स्टेट ओपन हमने पढ़ लिया, इग्नोर नेशनल लेवल पे डुअल रोल पे काम करती है, स्टेट ओपन सिर्फ सिंगल मोड डिस्टेंस पे काम करती है, ठीक है। ये ओपन और ऑफलाइन दोनों में काम करती है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पढ़ लिया यूजीसी। और ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, जल्दी से पढ़ लो। तमिल वाज डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन, तो ऐसे ईयर पूछा जाता है। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो हमने अभी कवर किया वही है। फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर 1951 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यशपाल कमेटी, CHER कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, 7 मेंबर रेगुलेटर की बात करते हैं ये, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट ऑफ NIR ऑफ ओवरऑल रैंकिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट में आया था, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन की बात कर रहा था। रूसा ने लॉन्च हुआ था 2013 में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर हायर स्टेट हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। अब ये लास्ट मिनट रिवीजन है जो आप पढ़ लेना एक बार, क्योंकि इसमें एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स मेंशन्ड है जो एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द यूनिट, सो आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है पेपर 1 की, तो आप पूरा पेपर 1 गो थ्रू कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सुपर फास्ट रिवीजन है ये, बट इसमें सारा कंटेंट कवर है, तो इतना करके भी जाते हो, अगर 2-3 बार पढ़ के इसी को चले जाते हो, तो आपका JRF क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। ओके, सो दीज आर द क्विज यू, जो बेसिक हमने रखा था कमेंट करने के लिए, बट हमने यहाँ पे आंसर्स डाल रखे हैं जस्ट टू सेव योर टाइम एंड माई टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।